हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुंजन एरन और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 5 सातत्य तथा अवकलनीयता कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है फलनों के संयोजन से संबंधित संतत फलनों का व्यवहार तथा संबंधित प्रश्न। यहाँ इस वीडियो में आज हम आपको पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 34 तक के प्रश्नों को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फलनों के संयोजन से संबंधित संतत फलनों का व्यवहार क्या होता है। तो उससे रिलेटेड एक थ्योरम, एक प्रमेय के अनुसार मान करके चले हमें दो फलन f और g दे रखे हैं और दोनों के दोनों फलन वास्तविक मान फलन दे रखे हैं, अर्थात दोनों के दोनों फलन अपने प्रांत वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर परिभाषित हैं। तो यदि f और g दोनों के दोनों वास्तविक मानीय फलन दे रखे हैं, साथ ही हम मान करके चलें इन दोनों का संयोजन FOG जिसे हम फॉक कहते हैं वह बिंदु C पर परिभाषित है। तो यदि इसके बाद इस बिंदु पर G और GC का मान दोनों फलन संतत हैं तो G पर FOG भी संतत होता है, अर्थात यदि ये जो बिंदु फॉक जिस बिंदु पर परिभाषित है, यदि इस बिंदु C पर G तथा GC दोनों के दोनों फलन G का मान देखें, इस बिंदु पर G तथा GC पर F संतत है तो C पर FOG संतत होता है। यहाँ से इस लाइन को हम फिर से ध्यान से समझें। यदि C पर G संतत है, बिंदु C पर, तो G संतत है क्योंकि जब भी हम FOG का मान निकाल करके बताते हैं, मान करके चलिए C के रेस्पेक्ट में निकाल करके बता रहे हैं, तो वह मान बराबर होगा FGC के। तो यहाँ पर जो हमें G वाला फलन है वह बिंदु C पर निकाल करके बताना है, इसलिए हम लिखेंगे डेफिनेशन में कि बिंदु C पर तो G संतत होना चाहिए है, और जब हम F का मान निकालेंगे तो उसके लिए जो डोमेन का मान वर्क करेगा वह GC होगा। तो इसीलिए GC पर F संतत है तो फिर C बिंदु पर FOG भी संतत होगा। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हम इसे याद कर सकते हैं। यदि F और G तो वास्तविक मान फलन दे रखे हैं, साथ ही किसी बिंदु पर इनका संयोजन भी परिभाषित है, तब हमें चाहिए कि यदि G जो फलन दे रखा है वह C पर संतत हो और F जो फलन संतत दे रखा है वह GC बिंदु पर हो, तब इनका संयोजन भी C बिंदु पर संतत होगा। इसी से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस की बात कर लें। तो यहाँ हमने अपना क्वेश्चन लिखा है, दर्शाइए कि फलन f(x) = sin x² द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। तो सबसे पहले यहाँ जो फलन दे रखा है उसका मान f(x) = sin x² दे रखा है, और जब भी साइन वाला फलन हमें दे रखा होता है तो उसके प्रांत का मान वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। डोमेन की वैल्यू जो होती है वो r के इक्वल होती है। अब हम दिए गए फलन को दो फलनों के रूप में परिभाषित करके बताएंगे, दो फलनों में से ब्रेक कर लेंगे, साथ ही यदि हम उनका संयोजन निकाल रहे होंगे तो वह f(x) के बराबर ही आ रहे होंगे, और हम इन्हें जो ब्रेक कर रहे होंगे दोनों के दोनों फलनों में, वह दोनों ही फलन हम संतत लेकर के चलेंगे। तो यदि आप यहाँ माना gx का मान बराबर है, अब यहाँ जो पहला शब्द आ रहा है वह साइन आ रहा है, इसीलिए हम gx का मान करके चलेंगे sin x, और hx का मान लेकर के चलेंगे, साइन के लिए दिया, x का मान देखें तो वह x² के बराबर है, तो इसीलिए gx बराबर sin x और hx बराबर x² मान लेने पर तो sin x को भी हम संतत पढ़ चुके हैं और x² को भी संतत पढ़ चुके हैं पहले अपनी अभ्यासों में, अपने अभ्यास प्रश्नों में। तो इसीलिए हम लिख करके बताएंगे कि g और h दोनों ही फलन संतत हैं, G और H दोनों फलन ही संतत फलन हैं, साथ ही यदि हम इनके संयोजन की बात करें, GOH x का मान निकाल करके देखें तो वह मान बराबर आएगा GO को हटा करके ब्रैकेट लगा लेते हैं और HX को उसके अंदर लिख लेंगे, जो कि बराबर होगा GHX की जगह मान हमें लगाना है x², उसके बाद हमें मान निकालना है gx का। तो यदि आप देखें gx का मान बराबर होता है sin x के, तो sin
और x का मान इस स्थिति में एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो इस तरीके से GOHX का मान हमें साइन एक्स स्क्वायर अर्थात fx के बराबर मिल जाता है। और प्रमेय के अनुसार अभी हमने पढ़ा कि यदि हम दो संतत फलन ले रहे हैं तो उनका जो संयुक्त फलन होता है वह भी एक संतत फलन होगा। और क्योंकि इनके संयुक्त फलन से हमें प्रश्न में दिया गया फलन प्राप्त हो रहा है, इसीलिए f भी एक संतत फलन होगा। तो यही लाइन हम लिख करके उन्हें बता देंगे कि प्रमेय के अनुसार दो संतत फलनों का संयुक्त फलन संतत होता है, इसीलिए f भी एक संतत फलन होगा। इसी तरीके से बिल्कुल इसी मेथड से आप fx इक्वल साइन की जगह cos x स्क्वायर को भी संतत दिखा करके बता सकते हैं। यदि आपको फलन का मान fx इक्वल cos x स्क्वायर दे रखा है तो फिर से वह दिया गया फलन एक संतत फलन ही होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शाइए कि fx इक्वल मॉड cos x द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। फिर से हमें जो फलन यहाँ दे रखा है fx इक्वल मॉड cos x दे रखा है, और जब भी मॉड में त्रिकोणमितीय फलन दे रखा है जबकि sin x और cos x ही दे रखे हैं, तो डोमेन का मान हमारे पास रियल नंबर्स का सेट होता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। फिर से हम इसे दो फलनों के रूप में लिख करके बताएंगे। तो gx बराबर लेंगे, सबसे पहले यहाँ मॉड का इस्तेमाल हो रहा है तो मॉड x, और यहाँ दूसरे नंबर पर hx बराबर लेंगे। इसके अंदर जो फलन आ रहा है वह cos x के बराबर है। साथ ही मॉड x को भी हम पढ़ चुके हैं संतत फलन होता है, और त्रिकोणमितीय फलनों को भी पढ़ चुके हैं कि वह संतत ही होते हैं। तो यहाँ फिर से लिखेंगे g और h दोनों फलन ही संतत फलन है, और जब दोनों के दोनों संतत फलन हैं तो इनके संयोजन को और हम प्राप्त करके देख लें तो GOHX इक्वल होगा GHX के, जो कि बराबर होगा g। अब hx का मान देखें तो hx का मान cos x के बराबर है, और इसके बाद हमें निकालना है gx के रूप वाले फलन को। तो gx बराबर होता है मॉड में x के, जितना यहाँ लिखा है उसे उतना ही मॉड के अंदर लिख के देना। तो यहाँ cos x लिखा है तो यहाँ लिख करके बताएंगे मॉड में cos x, जो कि दिए गए फलन fx के ही बराबर है। फिर से प्रमेय के अनुसार दो सतत फलनों का संयुक्त फलन एक सतत फलन ही होता है, इसीलिए f एक सतत फलन होगा। तो यही लिख करके हम उन्हें बता देंगे, क्योंकि दो संतत फलनों का संयुक्त फलन संतत होता है, अतः f एक संतत फलन है। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांचिए कि क्या fx इक्वल साइन मॉड x एक संतत फलन है। तो फिर से यहाँ इस बार हमें fx का मान दे रखा है साइन मॉड x, फिर से इसे दो फंक्शंस के रूप में लिख करके बताएंगे। तो यहाँ gx यदि हम मान लें, पहले वाला शब्द साइन आ रहा है तो इसलिए साइन x लिखेंगे, और hx का मान लिख करके बताएंगे अंदर वाला मान मॉड में x। फिर से क्योंकि g और h दोनों ही संतत फलन है, वही लाइन आप लिख करके बताएंगे, क्योंकि g और h दोनों फलन ही संतत फलन है। साथ ही यदि हम इनके संयोजन की बात करें तो GOHX का मान बराबर होगा GHX के, जो कि बराबर होगा GHX का मान देखें तो वह आप मॉड x के बराबर हमने माना है। अब जब हमें g मॉड x का मान निकाल करके बताना है तो जितना भी यहाँ g के बाहर x का मान लिखा होता है उसे हम साइन के आगे लिख लेते हैं। तो साइन और यहाँ मान लिखा है मॉड में x। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल हमें जो क्वेश्चन में फलन दे रखा था उसी के बराबर इनके संयोजन से मान प्राप्त हो जाते हैं। अब फिर से हम वही लाइन लिख करके बताएंगे, क्योंकि दो संतत फलनों का संयुक्त फलन संतत होता है, अतः f जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है वह भी एक संतत फलन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, fx इक्वल मॉड x माइनस मॉड x प्लस 1 द्वारा परिभाषित फलन f के सभी अशांतता के बिंदुओं को ज्ञात करके बताना है। तो यहाँ जो फलन का मान दे रखा था वह मॉड x माइनस मॉड x प्लस 1 के बराबर है। साथ ही यहाँ डोमेन का मान फिर से सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ही होने वाला है।
यहाँ आप देख रहे हैं दिया गया फलन दो फलनों के अंतर के रूप में लिखा गया है, व्यवकलन के रूप में लिखा गया है। तो सबसे पहले हम पहले वाले मान और दूसरे वाले मान को संतत दिखाएंगे। तो यदि दोनों फलन संतत होंगे तो उनका जो घटा है वह भी संतत ही होगा। अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस ऑफ कंटिन्यूटी से यदि हम सतत फलनों का जोड़, घटा, गुणा या भाग कर रहे हैं तो वह भी संतत ही होते हैं। तो सबसे पहले हम मॉड x को तो पढ़ ही चुके हैं कि वह संतत होते हैं। हम सिद्ध करेंगे कि मॉड x प्लस एक संतत फलन होते हैं। तो इसे ऐसा सिद्ध करने के लिए हम मान करके चलें, माना gx इक्वल है, पहले मॉड आ रहा है तो मॉड x लिखेंगे, साथ ही hx का मान हम मान लेंगे x प्लस एक के। तब g और h दोनों ही फलन संतत हैं। g और h दोनों फलन ही संतत हैं और साथ ही यदि हम g और h x का मान उन्हें निकाल करके बताएं तो वह बराबर होगा g h x के, जो कि मान बराबर होगा g गुणा h x का मान हमारे पास है x प्लस एक। अब हमें जी एक्स का मान निकालना है और जी एक्स का मान हमें दे रखा है, जो भी मान है उसके आगे मॉड लगा देना है। तो इसी तरीके से यहाँ भी मॉड लगा लेने पर मॉड में x प्लस एक हमें मिल जाएगा। अब यहाँ जो हमने दोनों फलन लिए थे वह संतत थे और उनके संयोजन से हमें एक फलन मॉड x प्लस एक प्राप्त हो रहा है। और क्योंकि हम जानते हैं कि दो संतत फलनों का संयुक्त फलन संतत ही होता है, इसीलिए यह जो मॉड x प्लस एक हमें मिला है वह एक संतत फलन होगा। तो यही लिख करके बताएंगे, क्योंकि दो संतत फलनों का संयुक्त फलन संतत होता है, इसीलिए मॉड x प्लस एक संतत फलन है। इस तरीके से यह फलन भी संतत हो जाता है। इसके बाद अब मॉड x के बारे में तो हमें पता ही है कि वह एक संतत फलन है। साथ ही ये जो gx बराबर हमें दे रखे हैं, जो हमने यहाँ पर भी माने थे, मॉड x भी एक संतत फलन है। इसीलिए यदि हम इन दोनों का घटा कर लेते हैं, जो मॉड x संतत फलन है और दूसरा जो अभी हमने ऊपर सिद्ध किए थे मॉड में x प्लस एक, यदि हम उन दोनों का अंतर करके बताएं तो वह भी एक संतत फलन होगा, भी एक। इसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं f(x) इक्वल मॉड x माइनस मॉड x प्लस एक भी एक संतत फलन है। क्यों है, इसका रीज़न क्या होगा? क्योंकि यदि दो फलन संतत होते हैं तब उनका अंतर भी संतत ही होता है। उस नियम के अनुसार ये जो f(x) बराबर हमें मॉड x माइनस मॉड x प्लस एक दे रखा है वह भी एक संतत फलन होगा। क्यों होगा, इसका रीज़न भी हमने लिख करके बता दें, क्योंकि हमने एक प्रमेय पढ़ी थी अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी में कि यदि f और g दो संतत फलन हैं तब f माइनस जी भी संतत होता है। तो इस तरीके से ये फलन जो है वह संतत होगा। और वह हमसे क्वेश्चन में पूछ रहे थे कि अशांतता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। जब ये फलन सभी बिंदुओं पर संतत है तो इसका मतलब है इस फलन के लिए अशांतता का कोई भी बिंदु नहीं है। तो इस लाइन को आप लिख करके बता देंगे, f के लिए अशांतता का कोई भी बिंदु उपस्थित नहीं है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, दर्शाइए कि f(x) इक्वल मॉड में एक माइनस एक्स प्लस मॉड x द्वारा परिभाषित फलन f, जहां x एक वास्तविक संख्या है, एक संतत फलन है। तो यहाँ जो हमें फलन दे रखा है f(x) इक्वल मॉड में एक माइनस एक्स प्लस में मॉड x, यहाँ फिर से हम इस फलन को दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। माना gx का मान है, इसके अंदर वाला मान एक माइनस एक्स प्लस में मॉड x के बराबर। तो एक माइनस एक्स एक पार्ट हो गया, मॉड x दूसरा पार्ट हो गया। साथ ही हम मान करके चलेंगे कि जो gx वाला मान है वह मॉड x के बराबर दे रखा है। तो यदि आप सबसे पहले देखें, हमें gx और hx को संतत दिखाना होता है, तो gx को संतत दिखाने के लिए यहाँ पे एक डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे कि एक माइनस एक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसीलिए हमेशा संतत ही होगा। साथ ही मॉड x को हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि वह संतत होता है। और जैसे हमने घटा के लिए लिखा था, ऐसे ही हम प्लस के लिए लिखेंगे, योगफल के लिए लिखेंगे कि दो संतत फलनों का योगफल भी सदैव सतत ही होता है, इसीलिए gx भी एक सतत फलन होगा। और hx के बारे में तो आपको पता ही है कि वह
एक संतत फलन होता ही होता है, मॉड x हमें दे रखा है। तब यदि इसके बाद आप g o h x का मान इन्हें ज्ञात करके बताएंगे, यदि इनका संयोजन आप निकालेंगे तो फिर से वह आपको एफ एक्स के बराबर ही मिल जाएगा। और फिर से वही थ्योरम लिख करके बताएंगे कि दो संतत फलनों का संयुक्त फलन संतत होता है, इसीलिए ये जो फलन एफ एक्स हमें क्वेश्चन में दे रखा है वह भी एक संतत फलन होगा। और इस तरीके से आप अपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाएंगे। साथ ही हमारी एक्सरसाइज 5.1 भी कंप्लीट हो जाती है। तो अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।